हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नॉर्थ बुक को देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे लिटन की ओर। मैं लिटन की ओर आगे बढ़ूँ, आप देखना शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे दो रिक्वेस्ट है। पहला तो ये कि मेरे बहुत सारे भाई बहन अभी भी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये आपके भाई का ही चैनल है, इसे जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बड़ा बनाइए ताकि जो कोर्स बेच रहे हैं उनके मुंह पर तमाचा जा सके कि बिना कोर्स खरीदे भी सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि फ्री में सारा टीचिंग मटेरियल आपको वहीं पे मिलेगा। एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है, टाइम टेबल, ओएमआर सीट तक का पीडीएफ हम उसमें डालेंगे। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। कल जब हम नॉर्थ बुक पढ़ा रहे थे तो एक पॉइंट मिस कर गया जो आज हम देखे वीडियो में, कि पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ था। इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है। पहले तो कूका आंदोलन किस जगह, किस स्थान या किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा पंजाब राज्य से संबंधित है। कूका आंदोलन टीआरई 3 में भी इससे क्वेश्चन बना है, टीआरई 2 में भी बना है कि कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब राज्य से संबंधित है कूका आंदोलन। और दूसरा, कूका आंदोलन के समय किसका शासनकाल था, तो नॉर्थ बुक का शासनकाल था। नॉर्थ बुक के शासनकाल के समय कौन सा विद्रोह हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था, कूका आंदोलन, और ये पंजाब से रिलेटेड है। आगे देखिए लॉर्ड लिटन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला। और लिटन कौन थे, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार लिटन थे। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे, तो क्या होगा, लॉर्ड लिटन, ठीक है। आगे कह रहा है कि साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। ओवन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड लिटन को। क्वेश्चन बनेगा कि ओवन मेरिडिथ इसमें से किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड लिटन को क्या कहा जाता है, ओवन मेरिडिथ भी कहा जाता है। इसके समय बंगाल, मद्रास, पंजाब, मध्य में बैंक का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची, याद रखिए रिचर्ड किसका, कौन सा, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी, आपको 25 बार दिमाग में घुमाना है कि 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन बनता है कि लिटन ने अकाल आयोग की नियुक्ति कब की थी, तो 1878 ईस्वी में की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी, तो रिचर्ड स्ट्रेची। क्वेश्चन बनेगा कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग को नियुक्त किया गया था, उस समय किसका शासनकाल था, तो लिटन का शासनकाल था। तीन तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तीनों का तीनों हम आपको समझा दिए। आगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है, तो वो ध्यान दीजिए। यहाँ क्या कह रहा है कि मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। पहला क्वेश्चन बनेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम किसके समय पारित हुआ, या इसको कौन लाया था, तो लिटन लाया था। आप ऐसे याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया कौन, लिटन। लॉ से लाना, लॉ से लिटन, ठीक है। और कब लाया, 1878 ईस्वी में। काफी बार क्वेश्चन इससे बना है। और ये क्या किया था, भारतीय समाचार पत्रों पर जो है ना कठोर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। विशेषकर किसके लिए, क्वेश्चन बन जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में विशेषकर किसके लिए प्रतिबंध लगा दिया था, तो सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया था। सोम प्रकाश, ध्यान में रखिएगा। इस कानून का प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय न्यूज़पेपर जब छपता था तो उससे लोगों में क्या हुआ, देशभक्ति का भावना बढ़ते गया। देश के प्रति कैसे आजाद होना है, कैसे अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है, तो अंग्रेजों को डर होने लगा कि अगर ये लोग ज़्यादा समाचार पत्र पढ़ने लगेंगे और उसमें देशभक्ति जाग जाएगा तो हम कैसे शासन कर पाएंगे। तो इसके लिए वो क्या किया, न्यूज़पेपर पे पूरा अंकुश लगाना शुरू कर दिया। ऐसा अंकुश कि आप जो भी न्यूज़पेपर में छापेंगे वो हमारे अनुकूल ही छपना चाहिए। अगर हमारा विरोध हुआ या हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा छापा गया तो आपका क्या होगा, प्रिंटिंग प्रेस सहित सारा संपत्ति भी जब्त कर लिया जाएगा। आगे कह रहा है कि पायनियर, नाम याद रखिएगा, पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पायनियर अखबार ने किसको समर्थन दिया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन से अखबार पत्र ने, समाचार पत्र ने सपोर्ट किया, समर्थन किया था? तो पायनियर। आप उल्टा के देख लीजिएगा, टीजीटी का जो कॉमन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था। इसीलिए जो पढ़ा रहे हैं विश्वास के साथ पढ़िए, भाई के साथ जुड़कर निश्चित सिलेक्शन होगा। अब देखिए, इसी के समय सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? तो लिटन के शासनकाल में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। आप सुने होंगे कि अभी लोग बोलता है कि बंदूक लेने के लिए क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस वाला सिस्टम कब आया था? 1878 में। कौन लाया था? तो लिटन लाया। इसके बारे में कह रहा है कि इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु, सिविल सेवा परीक्षा में जो अधिकतम आयु 21 था उसको घटा के क्या कर दिया गया? 19 कर दिया गया। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष थी, ठीक है, निर्धारित की गई थी। 1859 ईस्वी में उसको क्या कर दिया गया? 22 कर दिया गया, और 1866 में 21 कर दिया गया। ये ध्यान में आपको रखना जरूरी नहीं है, बस हम ये अब नॉलेज के लिए बता रहे थे कि रिपन जो है 19 को घटा के करना, 21 को घटा के कितना कर दिया था? 19 कर दिया था। ये ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 21 से घटाकर 19 किसने कर दिया था? तो लिटन ने कर दिया था, ठीक है। आगे है कि लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। इस तरह का क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो लिटन ने की थी। कहां पे की थी? तो अलीगढ़ में। क्वेश्चन बन जाएगा क्या? लिटन ने मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना कहां पे की थी? तो अलीगढ़ में की थी। आगे देखिए, हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। तो रिपन के बारे में क्या कह रहा है? लॉर्ड रिपन के बाद कौन आता है? रिपन, जिसका 80 से 84 है, 1880 से 1884। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन किसके परामर्श पे? ध्यान रखिए, ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया कौन? क्वेश्चन ये बनता है। तो लिटन लाया। कब लाया? तो 1878 ईस्वी में लाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया कौन? तो रिपन हटाया। कैसे याद रखेंगे? रिमूव मतलब क्या होता है? हटाना। रिमूव से रिपन, रिमूव से हटाना। और हटा कब? 1882 ईस्वी में। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हटा? तो 1882 ईस्वी में। आया कब? 1878 ईस्वी में। इसकी सबको बार बार आपको लिखना है, बार बार लिखना है, आपके मन में बैठ जाएगा। समाचार पत्रों को स्वतंत्र कर दिया गया किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। इसलिए इसको उदारवादी भी कहा गया है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की भी सुविधाएं दी गई और अन्य समाचार पत्रों की प्राप्ति। भारतीय भाषाओं को भी क्या किया गया? देखिए यहाँ क्या कह रहा है? भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्ति। रिपन क्या क्या? अन्य समाचार पत्र को जो भी सुविधा प्राप्त था वही भारतीय समाचार पत्र, जो भारत में लैंग्वेज हिंदी था या जो भी बंगाली, जो जिस भी लैंग्वेज में छपता था उसको भी वही सुविधा दिया गया जो कि क्या किया गया? दूसरे भाषाओं के समाचार पत्रों को दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षा के अधिकतम आयु को 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया। रिपन जो था ना वो लिटन से जस्ट अपोजिट था, ठीक है। लिटन जितना क्रूर था, निर्दयी था, रिपन उतना ही उदारवादी था, अच्छा इंसान था। इसलिए रिपन ने क्या किया? फिर 19 से आयु सीमा को बढ़ा के क्या कर दिया? 21 कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन बने कि किसने उम्र सीमा को सिविल सेवा परीक्षा में 19 से बढ़ाकर 21 कर दिया, तो किसने कर दिया? रिपन ने कर दिया। 21 से 19 किसने कर दिया? तो लिटन ने कर दिया। क्वेश्चन बनता है कि इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो रिपन ने की। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत रिपन ने की। 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। कब स्टार्ट हुआ स्थानीय संबंधी कानून, स्वशासन संबंधी कानून कब बनाया गया? तो 1882 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किसने किया था? तो रिपन ने किया था। इसके समय ही भारत में, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना शुरू हुआ। जनगणना भारत में कब शुरू हुआ? तो 1872 ईस्वी में। कौन था? लॉर्ड मेयो था। लेकिन नियमित जनगणना जिसको बोलते हैं, नियमित जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में शुरू हुआ था नियमित जनगणना? तो वो हुआ था रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना की जाती है।
आपको पता होगा कि जनगणना जो होता है वो क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। और ये पहली बार शुरुआत कब हुआ था, तो 1872 में। फिर कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1881 ईस्वी में जो जनगणना हुआ था ना, इसमें हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन बनेगा कि 1881 में हुई जनगणना में किन दो जातियों को नहीं जोड़ा गया था, तो हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था। किन को नहीं जोड़ा गया था, तो हैदराबाद और राजपूतानों को नहीं जोड़ा गया था 1881 के जनगणना में। यही भारत में देखिए यहाँ जो हम अभी बताए वही है इसमें कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लेकिन इसमें संपूर्ण भारत के भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, लगभग 20% भाग इसमें छूटे रह गए। क्वेश्चन बनेगा कि 1872 ईस्वी में जनगणना हुई थी, इसमें कितने प्रतिशत भाग छूटे रह गए थे, तो 20% भाग क्या रह गया था, छूटे रह गए थे। रिपन के द्वारा सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम जैसे प्रथम शस्त्र अधिनियम कब आया, 1878 ईस्वी में आया था, उसी तरह प्रथम कारखाना अधिनियम, ये सब याद रखिए, सब आता मैच द फॉलोइंग में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था, 1881 ईस्वी में आया था। और 1800 ऐसे याद रखिए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1881। और ये दोनों कब हुआ था, तो रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रिपन बोले ना, आपको बहुत उदारवादी आदमी था। इसने क्या कहा कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है उसको काम नहीं करना है, वो काम करने नहीं आएगा। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराना प्रतिबंध कर दिया गया। कारखाना अधिनियम में क्या हुआ कि 7 वर्ष पहले कुछ इस क्वेश्चन आ जाता है कि वन ऑफ द अबव में कि कौन सा सही है प्रथम कारखाना अधिनियम के अंतर्गत, तो उसमें क्या होगा कि 7 वर्ष से कम वाले बच्चे को काम नहीं कराना है, 7 से 12 बच्चे वाले को काम कराना है, लेकिन 9 ही घंटा काम कराना है, उससे अधिक नहीं कराना है। यह एक्ट चाय, कॉफी और नील की खेती में लागू नहीं होती थी। किस खेती में पूछेगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो था किन किन चीजों की खेती में लागू नहीं होती थी। आप पता होगा कि बीपीएससी में वन ऑफ द अबव रहता है। जब तक आप ये सब पूरा याद नहीं कीजिएगा कैसे लगाइएगा, तो किस में लागू नहीं होता था ये प्रथम कारखाना अधिनियम, चाय में लागू नहीं होता था, कॉफी में लागू नहीं होता था, नील में लागू नहीं होता था, इन 3 चीज में लागू नहीं होता था। आगे देखिए, रिपन के समय शैक्षिक सुधारों में के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया था। विलियम हंटर के आयोग में शैक्षिक हंटर आयोग जिसको बोलते हैं, वो जो है शैक्षिक सुधारों में किसके समय में किया गया था, रिपन के शासनकाल में। 2 फरवरी 1883 के यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों ने के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक विरोध के लिए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। कई बार क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन बना है कि श्वेत विद्रोह क्या है, श्वेत विद्रोह किसको कहा गया। देखिए, जैसे इल्बर्ट विधेयक आया ना, उसका विरोध जो किया अंग्रेजों द्वारा इसके द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह, जैसे अंग्रेज इल्बर्ट बिल लाया, विधेयक पेश किया, इल्बर्ट विधेयक जो पेश किया, तो इसमें क्या किया कि इसका प्रबल विरोध किया। यूरोपासी जो था इसका प्रबल विरोध किया, जिसके कारण इसको क्या करना पड़ा, इल्बर्ट विधेयक को वापस लेना पड़ा। तो इसी जो इल्बर्ट विधेयक के जो विरोध में प्रदर्शन हुआ है, विरोध जो किया गया लोगों के द्वारा, इस विरोध को क्या कहा गया, श्वेत विद्रोह कहा गया। श्वेत विद्रोह किससे, आपको पूछेगा श्वेत विद्रोह किससे संबंधित है, तो इल्बर्ट विधेयक से संबंधित है। श्वेत विद्रोह अंग्रेज किसको मानते थे, जो इल्बर्ट विधेयक का विरोध करते थे, उसके विरोध करने में जो विद्रोह करते थे उसको क्या कहते थे, श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। देखिए आगे कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी जाती है, भारत के उद्धारक के रूप में किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा रिपन ने। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तीसरा बनेगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा, भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, तो किसे दी थी, रिपन को दी थी। आगे देखिए लॉर्ड डरफिन का कब था, 1884 से 1888। आपको पता होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस समय कौन था गवर्नर और जनरल, ये था ये उस समय किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड डरफिन का।
शासनकाल था, ठीक है। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के समय बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ टेनेंसी एक्ट बन जाए, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था कि 28 दिसंबर 1885, 100 बार आप दिमाग में बोलिए, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। कहां पे किया था? तो मुंबई में किया था। क्वेश्चन कैसे बनता है कि पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? डेट के साथ आपको याद रखना है, डेट के साथ। आजकल बीपीएससी डेट के साथ पूछ रहा है, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई। कहां पे हुई? तो मुंबई में हुई। किसके द्वारा हुई? तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुई। किसके नेतृत्व में हुई? मतलब अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उसमें शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड डरफिन का शासनकाल था। जब किसकी स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस बार भी ये पीआरटी का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। आगे देखिए, लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1854। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण इसी के समय हुआ। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? डुरंट रेखा कहते हैं, दुरंत रेखा कहते हैं, दुरंत रेखा, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान, ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा में जो रेखा है, सीमा के बीच जो रेखा खींचा गया, दोनों के बीच का सीमा, उसको क्या कहते हैं? उसको डुरंट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डुरंट रेखा। किसके किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। इसका निर्धारण किसके समय हुआ था? ये अब रेखा खींचा गया था, इसके समय, किसके कार्यकाल के समय खींचा था? लैंसडाउन के समय खींचा गया था। अगला है 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लिया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने का प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही क्वेश्चन आएगा कि दूसरा कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ? तो दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 ईस्वी में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1891 ईस्वी में। दूसरा कारखाना अधिनियम के समय कौन था, किसका शासनकाल था? तो लैंसडाउन का शासनकाल था। और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। पहला कारखाना में क्या था कि 7 से कम उम्र के बच्चे को नहीं ले सकते हैं, 7 से 12 के बच्चे को 9 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकते हैं। और दूसरा कारखाना अधिनियम में क्या हुआ कि महिलाओं को है ना 11 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करवाना है, ठीक है। 11 घंटे से ज़्यादा काम आप महिला को नहीं करा सकते हैं, और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी आपको देनी पड़ेगी। ये दूसरा कारखाना अधिनियम जो पारित हुआ, उसके बाद से सप्ताह में 1 दिन का छुट्टी का प्रचलन शुरू हो गया। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891। अब आगे देखिए, लॉर्ड एग्निन द्वितीय 1894 से 1899 तक, इसने क्या कहा था? ये वाला जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखने के आज बीपीएससी आजकल काफी पूछ रहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। क्या कह रहा है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन लॉर्ड एग्निन द्वितीय का है। ये क्वेश्चन पूछता है कि, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ये स्टेटमेंट दे देगा यहाँ से यहाँ तक, और पूछेगा कि ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है? एग्निन द्वितीय का है। लॉर्ड एग्निन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के दम पर जीता गया और उसकी रक्षा भी तलवार के दम पर ही की जाएगी। इस तरह का स्टेटमेंट आया था TRE 1 में, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो एग्निन द्वितीय ने कहा था, ठीक है। उसके बाद है 1895 से उत्तर प्रदेश अकाल पड़ा। ये सब अकाल वाला सब है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को हम लोग यही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।